एपिसोड 1। मासूम चोर। धनुष, तुमने पैसे कहाँ छुपाए हैं? जल्दी से बताओ। तुम्हारे परिवार को कितनी भी जरूरत क्यों ना हो, लेकिन तुम चोरी नहीं कर सकते धनुष। लोग कहते हैं अगर किसी को बचपन में कंचे चुराने की आदत हो तो वो बड़ा होकर सोना जरूर चुराएगा। अभी से तुम्हें चोरी करने की आदत पड़ गई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। डरा सहमा हुआ धनुष अपने मामा मामी के सामने सर झुकाए खड़ा था। उसके दोनों हाथों की मुट्ठी गुस्से में भींची हुई थी और आंखों में पानी था। शर्म से धनुष ऊपर गर्दन तक नहीं उठा पा रहा था। पिता की मौत के बाद से उसकी माँ और वो खुद मामा मामी के भरोसे हो गए थे, लेकिन आज तो हद ही हो गई। आखिर चोरी का इल्जाम एक 15-16 साल की उम्र का हाई स्कूल का बच्चा कैसे बर्दाश्त करे। तभी उसकी मामी फिर से उसे डांटते हुए बहुत तेज आवाज में कहती है, धनुष, मुझे मालूम है कि तुम्हें स्कूल की फीस के लिए पैसों की जरूरत है, पर क्या तुम चोरी किए हुए पैसों से अपने स्कूल की फीस भरोगे? घर के सारे नौकर चाकर और कुछ मेहमान धनुष को घेर कर खड़े हैं और उनके ताने धनुष के कानों को चीरते हुए निकल रहे हैं, जैसे सचमुच धनुष ने अपने ही घर में मामा मामी के 3000 रुपए चुराए हो। पर वो डरा सहमा सा स्कूल जाने वाला बच्चा अपनी बेगुनाही साबित भी तो कैसे करे। धनुष का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसके होठों पर खून की छोटी सी बूंद दिखाई देने लगी थी, क्योंकि गुस्से में वो अपने होठ दांतों से काट रहा था। आंखें नम थी, फिर भी आसपास खड़े लोगों के ताने सुनकर उसने अपनी बात कहने की हिम्मत की। आहिस्ता से धनुष अपनी गर्दन उठाकर बहुत धीमी आवाज में कहता है, मैंने पैसे नहीं चुराए। उसके मुंह से निकले ये मासूमियत भरे शब्द सुनकर कोई नहीं कह सकता था कि वो बच्चा कभी चोरी भी कर सकता है। धनुष के मुंह से उसकी सफाई सुनकर मामी कुछ बोलने ही वाली थी कि एक दर्द भरी आवाज सुनकर वो रुक जाती है, और वो आवाज सुनकर धनुष में जैसे सांस वापस लौट आई हो। धनुष की माँ आरती वहां आ जाती है। उसे देखते ही धनुष हाथ फैलाकर उससे चिपक जाता है। आरती अपने बच्चे को कस कर गले लगा लेती है और पलटकर अपने बड़े भाई और भाभी से लगभग गिड़गिड़ा कर कहती है, अर्चित, मानवी, आप दोनों ने धनुष को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। ये बचपन से ही बहुत ईमानदार रहा है। उसकी पढ़ाई और बिहेवियर हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो मेरा धनुष कभी झूठ नहीं बोलता। अगर ये कह रहा है कि उसने वो 3000 रुपए नहीं लिए हैं, तो सचमुच ये उन रुपयों के बारे में कुछ नहीं जानता। आरती अपने बेटे धनुष को कसकर दुलार में पकड़े हुए है और हाथ जोड़कर अर्चित और मानवी, जो लगभग 40 से 45 की आयु के रहे होंगे, उनसे विनती कर रही है। पति के चले जाने के बाद औरत का एकमात्र सहारा उसके बच्चे ही तो होते हैं, लेकिन यहाँ शायद आरती का खुद का छोटा भाई अर्चित उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं रखता। अर्चित अपनी सख्त आवाज में आरती से कहता है, हम ये नहीं कह रहे कि धनुष ने पैसे चुराए हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि जरूर धनुष ने तुम्हें स्कूल की फीस के लिए परेशान होता देखकर वो पैसे छुपा लिए हो। इतना कहकर अर्चित दूसरी ओर देखना शुरू कर देता है। वो आरती की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा, लेकिन बाकी की रही सही कसर पूरा करने के लिए उसकी बीवी मानवी भी तो है। और अब मानवी धीमी मगर एक ताना भरे हुए अंदाज में आरती का मजाक उड़ाते हुए कहती है, इसकी पढ़ाई और बिहेवियर हमेशा से अच्छे रहे हैं। सचमुच? मानवी जोर से आरती की बात पर ठहाका मारकर हंसती है। धनुष और आरती एक दूसरे से चिपके हुए हेल्पलेस खड़े अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हैं, और इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी तो नहीं है, क्योंकि गुस्सा होकर वो जाए भी तो कहाँ। लेकिन मानवी यही नहीं रुकती। वो आगे कहती है, स्टार सिटी स्कूल में आने से पहले तुम्हारे बेटे की पढ़ाई सचमुच बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन वहाँ 1 साल रहने के बाद उसके मार्क्स एकदम से गिर गए और अब वो पीछे से पहले नंबर पर आने लगा है। फिर एक तिरस्कार भरी स्माइल चेहरे पर लिए मानवी अपनी गर्दन साइड में झटक कर आरती को उसके विधवा और अकेला होने का एहसास दिलाती है और आगे अपनी बात कहती है, मगर इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। अगर तुम इसके लिए हाथ जोड़कर खड़ी ना होती तो अब तक इसे लात मारकर स्कूल से बाहर निकाल दिया गया होता, समझी? रिश्तों के सम्मान की बात तो दूर है, मानवी ने तो आरती की भावनाओं को कोई भी रिस्पेक्ट देना जरूरी नहीं समझा। आरती चुप होकर अपमान का घूंट पीते हुए ये सब सुन रही है।
अपने बड़े भाई अर्चित और अपनी भाभी मानवी की बात सुनकर आरती का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई है। लेकिन अपनी छाती से चिपटे धनुष, जिसे वो लोग अपने कमरे से 3,000 रुपए गायब होने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे, उसके मासूम चेहरे को देखकर आरती ने फिर एक बार अपने बेटे की बेगुनाही के फेवर में बोलने के लिए हिम्मत जुटाई। पर इससे पहले कि उसके मुंह से कोई भी शब्द बाहर निकलता, एक स्टर्न आवाज सुनकर आरती के शब्द उसके होठों से बाहर ही नहीं आ पाए। बुआ जी। अर्चित और मानवी की बेटी तन्नू और बेटा अन्नू वहां आ चुके थे। आरती समझ जाती है कि अभी तो उसे और शर्मिंदा होना है। अपने ही भाई के घर में उसे क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। यही सोचकर वो फिर से गर्दन नीचे कर लेती है और अन्नू की आवाज उसके कानों में पड़ती है। हम धनुष के ऊपर शक इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उस कमरे में पैसे चुराने की पॉसिबिलिटी सिर्फ धनुष की ही है। आपकी आंखों में जरूर धनुष बहुत होनहार और ईमानदार होगा, क्योंकि हर माँ को अपने बच्चे के लिए ही लगता है। लेकिन आपको शायद नहीं मालूम कि आजकल स्कूल में कितनी शर्मनाक हरकतें कर रहा है। दूसरे बच्चों की कॉपी से होमवर्क की नकल करना, एग्जाम में नकल करना, यहाँ तक कि अपने क्लासमेट से रोज किसी न किसी बात पर मारपीट करना, ये अब इसकी रोजमर्रा की हरकतें हैं। मुझे तो शर्म आने लगी है स्कूल में किसी को भी ये बताते हुए कि ये हमारा कजिन ब्रदर है। आरती दुखी मन से नम आंखों के साथ उनकी बात सुन रही थी, क्योंकि वो दोनों अर्चित और मानवी के बच्चे थे। अर्चित और मानवी से फिर भी थोड़ी शर्म और इज्जत की उम्मीद की जा सकती है, पर इन दोनों में रत्ती भर भी इस बात की कोई शर्म नहीं है कि वो अपनी बुआ से बात कर रहे हैं। इसलिए आरती चुप होकर उन्हें सुन रही थी, क्योंकि अगर वो कुछ भी बोलेगी तो वो दोनों उसे उल्टा जवाब देने के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं लगाएंगे। लेकिन धनुष कैसे चुप रह पाता। वो उनकी बात काटकर जोर से चिल्लाया, तुम दोनों झूठे और बदतमीज हो और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। अन्नू और तन्नू धनुष की आवाज सुनकर गुस्से से भर गए, पर इससे पहले कि वो दोनों कुछ बोल पाए, मौके की सीरियसनेस को भांपते हुए आरती अपने दोनों हाथ जोड़कर अर्चित और मानवी से कहने लगी, मैं तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बेटे के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी मत करो। अगर तुम्हें वो 3,000 रुपए नहीं मिलते हैं तो उसे मेरी ओर अपना उधार समझो। तुम्हें पता है, जब से धनुष का पिछले साल एक्सीडेंट हुआ है, वो बहुत जल्दी अपना आपा खो देता है और गुस्से में भी कुछ भी कर बैठता है। पर अगर इसके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अपनी बात पूरी खत्म करने से पहले ही आरती की आंखों में काफी देर से रुके हुए आंसू तेजी से उसके चेहरे पर दिखाई देने लगते हैं। अपने छोटे भाई के पूरे परिवार के सामने वह असहाय होकर रोने लगती है। अपनी बात पूरी होने तक आरती वहां बेजान सी उनके सामने खड़ी है उसके बेटे के साथ, जो पिछले 1 साल से हो रहा है उसे याद कर करके आरती सुबक सुबक कर रो रही है। पहले हस्बैंड की सडन डेथ, फिर बेटे का एक्सीडेंट, और इस सब के बाद अपनी ही भाई के यहाँ ऐसा बेइज्जत होकर रहना। एक अकेली औरत और कितने दर्द के घूंट पिए। बेशक धनुष के पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो चुकी है, पर वो फिर भी एक शांत और आज्ञाकारी बच्चा रहा है और पढ़ाई में हमेशा अव्वल। 2 साल पहले जब वो स्टार हाई स्कूल में एडमिशन के लिए आया था, तो उसने स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूरे शहर में सबसे ज्यादा नंबर लिए थे। और यही नहीं, उसने क्लास में भी सभी एग्जाम्स में अच्छे नंबर प्राप्त किए थे। पहले साल में तो धनुष ने सभी एग्जाम्स में टॉप किया था, लेकिन बुरी किस्मत ने कब किसका पीछा छोड़ा है। धनुष की हालत 1 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट के बाद से अभी तक पूरी तरह ठीक ही नहीं हो पाई है। अब ना तो पहले की तरह वो समझदार है और ना ही शांत रहने वालों में से है। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और उसे कोई भी बात याद नहीं रह पाती। उस एक्सीडेंट ने धनुष के दिमाग पर बहुत बुरा प्रभाव छोड़ा है। यहाँ तक कि डॉक्टर ने तो उसे परमानेंट मेंटल डिसऑर्डर डायग्नोस कर दिया था। अगर आरती की रिक्वेस्ट और स्कूल को उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए कोई उम्मीद नजर ना आती, तो अब तक उसे स्कूल से कब का बाहर निकाल दिया गया होता। अन्नू और तन्नू एक दूसरे को देख के कुछ इशारा करते हैं, जैसे कि वो आरती का मेलोड्रामा देखकर बोर हो चुके हैं और अब इससे ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वहां सबके सब शांत खड़े हैं। धनुष अभी तक अपनी माँ से चिपका हुआ है और आरती जैसे भगवान से ही अपनी हालत की शिकायत कर करके सुबक रही है।
अर्चित और मानवी भी इधर उधर देख रहे हैं, जैसे कि वो आरती के वहां से जाने का इंतजार कर रहे हो। वहां खड़े सभी लोग आरती की ओर ही देख रहे हैं कि तभी अचानक से आरती से चिपटे हुए धनुष के शरीर में कुछ कपकपाहट होनी शुरू हो जाती है और उसकी आंखों से चमकती हुई रोशनी निकलने लगती है। धनुष वहां खड़े हुए सभी लोग और अपने मामा मामी की ओर देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो वहां कैसे पहुंच गया। वो खुद से कहता है, ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? क्या मैं उस तूफान में फंसने के बाद भी मरा नहीं था? ये क्या चल रहा है? धनुष भौचक्का सा खड़ा हुआ अपने चारों ओर देख रहा है। धनुष को याद आता है कि वो तो इमॉर्टल दुनिया में था और देवीय तूफान से जूझ रहा था, क्योंकि जैसे ही वो देवीय तूफान से बाहर निकल जाएगा तो वो इमॉर्टल दुनिया का एक देवता बन जाएगा और फिर वो अमर हो जाएगा। धनुष हॉल में मौजूद बाकी सभी लोगों की ओर ऐसे देख रहा था जैसे वो कई वर्षों की नींद से अचानक से जाग गया हो। धनुष याद करने की कोशिश कर रहा है कि असलियत में उसके साथ क्या हुआ है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सैड एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में एक रेस्टलेसनेस दिखाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा शौक लगा है उसे। यहाँ आने से ठीक पहले उसके साथ क्या हुआ था, वो सब कुछ उसे धीरे धीरे याद आ रहा था। धनुष की तूफानी मुसीबत का ये सबसे कठिन समय था, जब वो अपनी सारी शक्ति खो चुका था। तब उसने उस देवीय तूफान से निकलने के लिए अपनी सारी विल पावर को एक्यूमुलेट किया था। सामने से हुए वार को तो वो रोक सकता था, लेकिन पीछे से होते हुए हमले का उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि उसकी पीठ पर कोई भी कवच या ढाल नहीं थी जो उसे पीछे से होते हुए हमलों से बचा सके। धनुष अपने उन दोस्तों को भी इस मामले में नहीं बचा पाया था, जिनके पास बहुत सारे देवीय रक्षा कवच थे और जो देवी हथियारों से लैस थे। धनुष का दिमाग उन सभी बातों को याद कर रहा है जो उसके साथ उस इमॉर्टल दुनिया में हुई थी। उस देवीय तूफान के उसने 9 डेंजरस मिशंस को पार कर लिया था, लेकिन जब वो खुद को 10वें मिशन के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने में लगा था, उसी वक्त उस डेंजरस मिशन में उसके अपने वो साथी जिन पर धनुष को खुद से भी ज्यादा भरोसा था, उन्हीं लोगों ने उस पर एक जानलेवा हमला कर दिया था। और उन्हीं लोगों में शामिल थी जानवी, जिसे धनुष सबसे ज्यादा प्यार करता था। लेकिन जानवी ने भी उसके दुश्मनों के साथ मिलकर धनुष का बड़ा दिल दुखाया था। उनके संयुक्त हमले के तहत धनुष का भाग्य लगभग बर्बाद हो गया था। यहाँ तक कि इससे पहले कि उसका शरीर पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता और वो अपनी चेतना खो देता, वे लोग पहले से ही अधीर थे और रहस्यमयी प्राचीन मैनुअल को छीनने के लिए दौड़ पड़े, जिसे धनुष ने गलती से प्राचीन राक्षसी भगवान से प्राप्त किया था, जिसका नाम था द हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस मैनुअल। उसे समझ आ चुका था कि इंसान का स्वभाव इतना ग्रीड और ईर्ष्या से भरा हुआ है कि प्यार और दोस्ती जैसे पवित्र बंधन भी लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते। धनुष वही खड़ा खड़ा ये सब सोच रहा है। उसे ध्यान ही नहीं है कि हॉल में मौजूद लोग जिन्होंने उसके ऊपर 3000 रुपए चोरी करने का इल्जाम लगाया है, उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। धनुष फिर खुद से ही कहता है, मैं उस तूफान से बाहर निकलने में असफल रहा हूँ, तो मैं जिंदा कैसे बच गया? मेरा शरीर तो खत्म हो जाना चाहिए था और मेरी आत्मा अब तक राख बनकर हवाओं में उड़ जानी चाहिए थी। लेकिन मैं अब भी यहाँ कैसे हूँ? क्या धनुष अपने ही बनाए हुए इन 2 संसारों के भंवर से निकल पाएगा? उसके अपने मामा को अपनी बहन और उसकी माँ आरती के आंसुओं का भी कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्या सचमुच धनुष ने 3000 रुपए चुराए हैं? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एपिसोड 2, चेतना। तभी धनुष को अपने आसपास की हवा से एक जानी पहचानी सी खुशबू आती है। जैसे ही वो खुशबू धनुष की नाक से होती हुई उसकी बॉडी में एंट्री करती है, उसके दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ जाती है। धनुष के चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। उसके गुस्से में बढ़ चुका सख्त लाल चेहरा बिल्कुल कोमल हो जाता है। काफी देर के बाद धनुष का सर ऊपर उठता है और उसे एक दया से भरा बहुत ही कोमल चेहरा दिखाई देता है, जैसे उस औरत के चेहरे से टपकते प्यार ने उसे नहला दिया हो। उसे अपनी माँ दिखाई देती है, जो इन सभी दुश्मनों के बीच में
धनुष को अपनी छाती से लगाए खड़ी थी, मानो पूरी दुनिया से वो धनुष के लिए अकेले ही लड़ रही हो। जहां वहां मौजूद सब लोग धनुष को चोर मानकर उसके ऊपर उंगलियां उठा रहे थे, आरती को शायद इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ओह गॉड, दिस पेन! मैं तो मर चुका हूँ, फिर क्यों मुझे ये पेन रह रहकर टॉर्चर कर रहा है? धनुष जोर जोर से अपना सिर हिला रहा था और अब वो उस चेहरे से अपनी आंखें चुराने की कोशिश कर रहा है, जिस चेहरे को उसकी आंखें पिछले कई हजार सालों से ढूंढ रही थी। धनुष उस कमरे में खड़े बाकी लोगों को सरप्राइजिंगली देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अचानक से यहाँ कैसे आ गया। इमॉर्टल वर्ल्ड में धनुष ने उन 10,000 सालों में न जाने कितने अनगिनत तूफानों का सामना किया है, जहां उसे फिजिकली एंड मेंटली दोनों मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। धनुष ने खुद को अपने परिवार के सभी लोगों से बिल्कुल अलग कर दिया था, पर इतने तूफानों के बाद भी वो अपनी माँ से कभी अलग नहीं हो सका था। उसके दिल के आखिरी कोने में बस उसकी माँ ही बसी थी, बाकी उस परिवार का और कोई भी नहीं। धनुष बड़बड़ाते हुए खुद से कह रहा है कि क्या ये जो लोग मेरे सामने खड़े हैं मेरे वही इंटरनल डीमंस तो नहीं है जिनसे मैं इतने सालों से लड़ता आ रहा हूँ? फिर अचानक ही धनुष के अंदर चल रहा वो तूफान, जिसमें कई हजार यादें उसके दिमाग की दीवारों से टकरा रही थी, उन सारी यादों ने जैसे धनुष के दिमाग में एक विस्फोट सा कर दिया हो। उन्हीं कुछ यादों में कुछ ऐसी घटनाएं भी थी जो उसे धुंधली धुंधली ही याद थी। क्या मैं सचमुच धरती पर वापस आ गया हूँ? मेरे उस इमॉर्टल वर्ल्ड में बिताए 10,000 साल धरती पर सिर्फ एक साल के बराबर है। धनुष को काफी देर के बाद कुछ कुछ समझ आना शुरू हो चुका था। एक साल पहले हुए कार एक्सीडेंट के बाद धनुष का शरीर तो ठीक था, पर उस एक्सीडेंट ने धनुष की आत्मा पर गहरी चोट दी है। उसी एक्सीडेंट की वजह से धनुष की सोचने और समझने की शक्ति पर इतना गहरा इफेक्ट हुआ था कि ना तो जल्दी से वो कोई बात समझकर उस पर अपनी रिएक्शन ही दे पाता है और ना ही जल्दी से उसे कुछ याद हो पाता है। और यही कारण है कि धनुष जिस क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट समझा जाता था, आज उसी क्लास के स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते हैं। वो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे अपने आसपास होने वाली चीजें तो सब समझ आती है, पर बहुत कम मौकों पर ही वो अपनी रिएक्शन दे पाता है। लेकिन धनुष के दिमाग में वो सारी यादें इकट्ठी होती रही है जो पिछले एक साल में उसके साथ हुई है, जिससे उसे ये समझ आया कि पिछले एक साल में अर्थ पर क्या क्या हुआ है। धनुष की आत्मा का एक हिस्सा अब मृत्यु की दुनिया यानी इमॉर्टल वर्ल्ड में फंस कर रह गई थी, जहाँ का वो हीरो बन गया था। धनुष उस वर्ल्ड में पिछले 10,000 साल से बिल्कुल राजा की तरह जीता आया है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उस अमृत संसार में जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसकी आत्मा वापस उसे इसी धरती पर लाकर फेंक देगी, जहाँ उसके 10,000 साल सिर्फ एक साल के ही बराबर होंगे। अचानक से धनुष अपने सर को जोर जोर से हिलाने लगता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, परियों की रानी सोमती, महान राजा जोनू और राक्षस धूमकेतु, जिस दिन मैं दोबारा इस अमृत संसार में जन्म लूंगा वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। धनुष गुस्से में है और गुस्से में अपने होठों को दांतों से दबाकर उसकी कही ये बात वहां खड़े सभी लोग सुन लेते हैं, जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा वो किसके बारे में बात कर रहा है। और धनुष की माँ आरती की आंखें तो अपने बेटे का गुस्से में बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर जैसे कांप ही उठी थी। घर के नौकर और मेहमान तो सोच रहे थे कि धनुष को कोई पागलपन का दौरा पड़ गया है। आरती भी अपनी बेटी की चीख सुनकर डर जाती है और उसे कस के जकड़ लेती है और उससे पूछती है, धनुष क्या हुआ बेटा? धनुष धनुष के डरे हुए चेहरे पर पसीने और उसके कांपते शरीर को देखकर वहां खड़े सभी लोगों को उस पर तरस आ रहा है, क्योंकि उन लोगों ने कहीं न कहीं आरती को ही हमेशा उसकी हालत का जिम्मेदार माना है। आरती ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसका हंसता खेलता बेटा किसी दिन ऐसे पागलों की तरह हरकतें करने लगेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो धनुष की हालत के सबसे ज्यादा जिम्मेदार उसके आसपास के वो लोग भी हैं जो उसके परिवार से बहुत क्लोजली जुड़े हैं। ये लोग अब उसकी मदद तो नहीं कर सकते, मगर उन सब की आंखों में वो गिल्ट और डर साफ साफ देखा जा सकता है। धनुष का चेहरा बुरी तरह डर के कारण कांप रहा है और उसकी माँ रोते हुए बार बार अपने आंचल से उसका पसीना पोंछने में लगी हुई है। तभी उस शांति से भरे हुए कमरे में एक कर्कश आवाज बहुत तेजी से आई, धनुष ये बकवास बंद करो, तुम एक नंबर के ड्रामेबाज हो और ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? परियों की रानी सोमती, महान राजा जोनू और राक्षस धूमकेतु, हमने तो कभी कोई ऐसा गेम नहीं खेला
जिसमें नाम से कोई भी प्लेयर्स हो। तुम पैसे चुराने के बाद ये ढोंग कर रहे हो। और ये आवाज थी उसकी कजिन तन्नू की, जो धनुष की हालत को एक ड्रामा समझकर बहुत तेज गुस्से में चिल्लाई थी। नालायक, गधे, अब तुझे ये भी पता है कि पागलपन का बहाना कैसे करे। मुझे तो लगा कि तू सच में ही पागल हो गया है। पर अगर तू ये समझ रहा है कि ये पागलपन का ड्रामा करके तू हमारे 3,000 रुपए गटक जाएगा, तो ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। मैं तुम दोनों माँ बेटे को बहुत अच्छे से बता देती हूँ कि जब तक तुम दोनों वो 3,000 रुपए वापस नहीं कर देते, तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। धनुष की मामी मानवी ने उन दोनों माँ बेटे को जैसे चोर मान ही लिया और सावधान भी कर दिया। जैसे ही धनुष चिल्लाया था, वो समझ चुका था कि वो अपना आपा खोकर कुछ ज्यादा ही बोल चुका है, जिसकी वजह से सब उसे यहाँ पागल समझ रहे हैं। लेकिन वहाँ खड़े सभी लोगों में सबसे ज्यादा चिंता धनुष को अपनी माँ की थी, जो लगातार रोए ही जा रही थी। उसे इस बात का कोई दुख नहीं था कि बाकी के लोग उसे क्या समझेंगे, लेकिन उसकी माँ को उसकी ये हालत देखकर कितना दर्द हो रहा होगा, धनुष के दिमाग में बस अब यही चल रहा था। इसलिए उसने जल्दी से जल्दी खुद को संभाला और रोती हुई अपनी माँ के आंसू पोंछने लगा। धनुष अपनी रोती हुई माँ आरती से कहता है, माँ मेरी चिंता मत करो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब वहाँ खड़े सभी लोग देख रहे थे, लेकिन मानवी को ये सब कुछ उन माँ बेटे का मिला जुला ड्रामा लग रहा था, ताकि वो 3,000 रुपए उन्हें वापस ना करने पड़े। इसलिए मानवी का चेहरा देखकर ही लग रहा था कि वो कितने गुस्से में है। तभी तन्नू, उसके कजिन ने एक बहुत अजीब और बद्धी सा ताना उन दोनों पर दे मारा। तन्नू कहती है, राक्षस राक्षस को ही जन्म देता है और देवता देवता को ही जन्म देता है। जैसे पेड़ से गिरा सेब उससे ज्यादा दूर जाकर नहीं गिरता, और चूहे के बच्चे बचपन से ही जमीन में गड्ढा करना सीख ही जाते हैं। धनुष सब समझ रहा था कि तन्नू ने ये ताना उसके और उसकी माँ पर मारा है। धनुष अपनी मामी के चेहरे के भाव देख रहा है, जैसे वो अभी चल उठेगी, और फिर तन्नू की ओर देखकर कहता है, तन्नू, क्या तुम में हिम्मत है ये गेम खेलने की? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस खेल को खेलने में बहुत मजा आने वाला है, तो मुझे तुम्हें एंटरटेन करने में बुरा नहीं लगेगा। तनु सरप्राइजिंगली धनुष की ओर देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर धनुष कौन से खेल की बात कर रहा है। उसके शॉकिंग फेस को देखते हुए धनुष ने आगे कहना शुरू किया, जब उसे आप खो देंगे तभी उसकी हिफाजत करना जानेंगे। जब उसे आप खो देंगे तभी आपके लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है ये जानेंगे। धनुष इमॉर्टल वर्ल्ड में बिताए उन 10,000 साल में सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए तरसा था, तो वो थी उसकी माँ। और ये उसकी माँ ही थी जो उसकी कमजोरी बन चुकी थी। और अब क्योंकि उसकी माँ उसके साथ थी, तो उसमें एक अलग ही एनर्जी दिखाई पड़ रही थी। दिल ही दिल में धनुष ये कसम खा चुका था कि कुछ भी हो, उसे अपनी माँ को परिवार के बाकी लोगों से बचाना है। धनुष तो पहले ही खुद को अपना आपा खोने का दोषी मान चुका था, जिसकी वजह से उसकी माँ इतनी दुखी थी। लेकिन जब उसने अपनी मामी और तन्नू के बदतमीजी भरे ताने और बातें सुनी, तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका। और उसकी जगह कोई और भी होता, तो अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर कोई भी बेटा चुप नहीं रह पाता। इसलिए धनुष ने जिस गुस्से के उबाल को इतने समय से अंदर दबा कर रखा था, वो अचानक से ही फटकर बाहर आ गया। जब धनुष अपने उस इमॉर्टल वर्ल्ड से वापस अर्थ आया, तो बाहर तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन धनुष के शरीर में एक चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला है। उसकी समझ पहले की तरह ही बिल्कुल शार्प हो गई थी। यहाँ तक कि बोलने का, चलने का तरीका, सब कुछ जैसे काफी बदल सा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे धनुष एक न्यू सोल के साथ रिबॉर्न हुआ हो। धनुष की चेतना पहले से तकरीबन 10 गुना बढ़ गई थी, और उसके दिमाग की सोचने समझने की शक्ति तो करीब पहले से 100 गुना बढ़ चुकी थी। उस घर में उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा था, धनुष की आंख और कान ने वो सब कुछ देखा सुना था, और सब कुछ उसके दिमाग में एक कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की तरह सेव हो रखा था। इसी वजह से धनुष का अपने शरीर और दिमाग पर कंट्रोल जादुई रूप से एक डरावने स्तर तक बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी रस्सी से बंधा हुआ उसके दिमाग को अचानक से किसी ने आजाद कर दिया हो। सभी बंधनों से अब वो आजाद हो चुका हो, और अब उसके सामने सचमुच एक बिल्कुल नया संसार हो। वो 10,000 साल जो धनुष ने उस इमॉर्टल वर्ल्ड यानी अमृत संसार में बिताए थे, वहाँ चाहे वो कोई बड़े अधिकारी का पोता था या फिर एक सुप्रीम वॉरियर, धनुष एक बड़ी पोजीशन पर था, और वहाँ सब उसके आदेशों का पालन करते थे।
और अब इस वर्ल्ड में जहाँ वो खुद अपने मामा के घर में अपनी माँ के साथ उनके एहसानों पर जिंदा था, उन लोगों के लिए उसका ये हावी बिहेवियर को एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल था। इसीलिए जब धनुष उस कमरे में चिल्लाया तो वहाँ खड़े लोगों के लिए ये बहुत सरप्राइज की बात थी, क्योंकि हमेशा चुप रहने वाला लड़का जुबान कैसे खोल सकता है, और वो भी अपने मामा मामी के सामने। कमरे में मौजूद सब लोग कुछ मोमेंट्स के लिए ऐसे शांत हो गए थे जैसे कि वहां कड़ाके की बर्फ पड़ गई हो। उसके मामा मामी तो धनुष का ये रूप देखकर ऐसे बैठे थे, उनके गले में किसी ने फांसी का फंदा बांध दिया हो ताकि उनके गले से एक भी शब्द ना निकल सके। पर अब उस कमरे में पड़ी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। तभी उसके मामा अर्चित गुस्से में उस पर चिल्लाते हैं, धनुष, तुझे किसने परमिशन दी हमारे सामने ऐसे चिल्लाने की? अपने से बड़ों के सामने कैसे बात करते हैं? इस बात की भी तमीज भूल गया तू? क्या यही सब सिखाया तेरी माँ ने तुझे? एक तो जिस घर में रहते हो उसी में चोरी करते हो, और ऊपर से बदतमीजी भी। धनुष का मामा अर्चित उसके ऊपर चिल्ला तो रहा था, लेकिन कहीं न कहीं वो भी धनुष का ये रौद्र बदला हुआ रूप देखकर घबरा गया था। लेकिन जैसे धनुष ने अपने मामा के बेटी तन्नू को गुस्से में जवाब दिया था, तो अर्चित ने बोलना जरूरी समझा। लेकिन अर्चित भी ये समझ चुका था कि अब धनुष पहले जैसा मासूम बच्चा नहीं रहा है, और ये सचमुच उसके लिए एक बड़े डर की बात है। और हुआ भी वही जिस बात के लिए अर्चित डर रहा था, क्योंकि अब उसका भांजा धनुष शांत रहने वालों में से नहीं था। धनुष ने भी अपने मामा अर्चित की बात का जवाब कुछ उनके ही अंदाज में दिया। मुझसे कौन सी इज्जत की बात करते हो तुम मामा? जरा सोच कर देखो, क्या तुम्हें हक है ऐसी बात करने का? अब अर्चित अपना खुला मुंह लेकर उसकी बात चुपचाप सुन रहा था, और अर्चित ही क्यों, वहां मौजूद बाकी सभी लोग, धनुष की मामी मानवी और उसके बच्चे अन्नू और तन्नू, यहाँ तक कि घर के सभी नौकर चाकर भी धनुष की ओर ही एकटक देख रहे थे। और जैसे सब इंतजार कर रहे हो कि अब आगे धनुष और क्या बोलेगा या इतना कहकर चुप हो जाएगा। लेकिन धनुष तो जैसे आज चुप होने की सोच ही नहीं रहा था। और वो बच्चा चुप होता भी कैसे, जिसकी माँ को सबके सामने उसके अपने मामा ने ही बेइज्जत किया हो। नेक्स्ट चैप्टर में सुनिए, क्या धनुष से इतनी बेइज्जती के बाद उसका मामा अर्चित उसे छोड़ देगा? आखिर क्या राज है उन गायब हुए 3000 रुपयों का? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एपिसोड 3, बदला। धनुष कहता है, इतने लाखों रुपए होने के बाद भी तुमने नाना नानी को गांव में अकेले छोड़ दिया और कभी उनकी देखभाल के बारे में भी नहीं सोचा। क्या तुमने कभी सोचा नाना नानी और छोटे मामा गांव में कैसे रहते होंगे? और यही नहीं, सबसे ज्यादा पैसे होने के बाद भी नाना नानी की दवाइयों का खर्चा उनके सभी बच्चों में बराबर बांटा जाता है, चाहे किसी के पास पैसे हो या ना हो। जब तुम जानते हो कि तुम्हारे बाकी भाई बहन तुम्हारे जितने पैसे वाले नहीं हैं, तो क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी शर्म नहीं कि अपने माँ बाप का कम से कम दवाइयों का खर्चा तुम उठा सको? और तुम बात करते हो कि अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी की इज्जत के लायक हो? धनुष यही नहीं रुकता, वो आगे कहता है, जब भी परिवार में कोई बड़ा फंक्शन होता है तो परिवार के सभी लोग मिलकर सारा खर्चा उठाते हैं, लेकिन मुझे और मेरी माँ को डिनर टेबल पर भी बैठने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि तुम्हें लगता है कि लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं और हमारा वहाँ कोई हक ही नहीं है। अपनी खुद की बहन के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किस मुंह से बड़ों की इज्जत की बात करते हो मामा? अर्चित गुस्सा अंदर पीसता हुआ धनुष को चुपचाप सुन रहा था। अर्चित के हाथ में वाइन के कांच के ग्लास पर उसकी उंगलियां कसती जा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल अर्चित धनुष को वो ग्लास फेंक कर मारने ही वाला है। अर्चित ने अपने व्यापार के पिछले 20 सालों में कई उतार चढ़ाव देखे थे, इसीलिए उसका सोसाइटी में एक रुतबा था। बड़े बड़े ऊंचे दर्जों के सरकारी अधिकारी, व्यापारी उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए अर्चित के व्यवहार में ही एक धौंस जमाने वाली आदत आ चुकी थी। उसने सोचा अगर वो धनुष को जोर से डांट देगा तो धनुष डर के मारे सहम जाएगा, लेकिन ये तो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी तेज आवाज में गुस्से से डांटने के बाद भी धनुष उसके सामने इस तरह से हिम्मत करके बात करेगा। धनुष ने जो बात अर्चित को बोली थी, ऐसी बेइज्जती अर्चित की आज तक नहीं हुई। वो वहां उस कमरे में बैठा हुआ इतनी शर्म महसूस कर रहा था कि किसी से आंखें तक नहीं मिला पा रहा था। अर्चित का चेहरा पूरा लाल हो चुका था, उसकी दोनों मुट्ठियां कसकर भींची हुई थी, और पैरों में हो रही कंपन वहां खड़े बाकी लोग देख सकते थे। जिस आदमी के सामने पूरे घर में कोई
चूं की आवाज भी नहीं करता था। आज उसे अपने ही भांजे ने दिन में तारे दिखा दिए थे। तभी अर्चित ने हाथ में पकड़ा हुआ कांच का ग्लास जमीन पर देकर मारा और फिर गुस्से में खौलते हुए दांत पीसते हुए बोला, नीच, तुझे जन्म देने वाले ने तुझे जिंदगी तो दी है, पर तमीज सिखाना भूल गए हैं। और जो आज तक तेरी माँ नहीं कर पाई, वो अब मुझे करना पड़ेगा। अर्चित के पास धनुष की किसी भी बात का कोई जवाब तो नहीं था, इसलिए बेइज्जती से भरा हुआ अर्चित बहुत गुस्से में धनुष को मारने के लिए दौड़ पड़ा। और धनुष के बहुत करीब जाकर अर्चित ने अपना हाथ उसे मारने के लिए उठाया। आरती ने अर्चित का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। वो अर्चित का गुस्से में चल रहा लाल चेहरा देखकर कांपने लगी थी। उसे लगा अर्चित किसी भी वक्त धनुष को बहुत ही बुरी तरह से मारेगा। दोनों हाथ जोड़ते हुए आरती अर्चित को वहीं रुकने का इशारा कर रही थी। एक बेबस माँ अपने बेटे और भाई के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो थप्पड़ धनुष को लगेगा और जान आरती की निकल जाएगी। जबकि दूसरी ओर वही बैठे मानवी और उसके बच्चे अन्नू और तन्नू के चेहरे पर एक बड़ी ही सिनिकल मुस्कान थी, जैसे जिस पल का उन्हें इंतजार था वो आ गया हो। लेकिन धनुष के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अर्चित के गुस्से का उस पर जैसे कोई असर ही नहीं पड़ा। अर्चित का हाथ अब उससे कुछ ही दूर पर रह गया था। धनुष के चेहरे पर एक ठंडी सी बेहद मंद मुस्कान थी। धनुष को झटके के साथ अपने मॉडल वर्ल्ड के स्किल याद आए, जहां उसका सामना करने वाला नेस्तो नाबूद हो जाता था। लेकिन अगले ही पल में धनुष का चेहरा किसी मौत के दैत्य की तरह सफेद हो गया था, क्योंकि धनुष इमॉर्टल वर्ल्ड में बेशक एक बहुत बड़ा वॉरियर हो, पर वो शायद भूल रहा था कि इस वर्ल्ड में वो सिर्फ एक स्कूल जाने वाला हाई स्कूल का स्टूडेंट है। और इस वर्ल्ड में उसके शरीर में कोई जादुई ताकत नहीं थी। और तो और यहाँ तो उसके शरीर में एक साधारण आदमी जितनी भी शक्ति नहीं थी। फिजिकली तो धनुष पहले से ही काफी कमजोर था। अर्चित तो पहले से ही अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पा रहा था। उसका हाथ मुश्किल से धनुष के गाल से बस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर था। बावजूद इसके धनुष, जिसे ये पता था कि अर्चित का थप्पड़ बहुत जल्द उसके गाल पर बस पड़ने ही वाला है, वो एक मस्त मुस्कान लिए उसके सामने खड़ा था। क्योंकि धनुष खुद को एक वॉरियर समझ रहा था, जहां अर्चित जैसे साधारण से आदमी की उसके सामने कोई औकात ही नहीं है। और फिर भी इस साधारण आदमी ने उस पर हमला करने की जुर्रत की है। तभी अचानक से धनुष अपनी पूरी ताकत लगाकर गुस्से में बहुत जोर से चिल्लाता है, अर्चित, तेरी इतनी हिम्मत! धनुष की आंखें गुस्से में इतनी बड़ी हो गई थी जैसे अभी फटकर बाहर आ जाएंगी। और वहां मौजूद बाकी सब लोग तो जैसे बुत बन चुके थे। उनके सामने तो ये सारा नजारा किसी सपने से कम नहीं था। आरती भी बेचारी बेबस सी कभी अपने भाई तो कभी अपने बेटे को देख रही थी। उसे तो बस यही डर था कि धनुष को कहीं कोई दिमागी दौरा ना पड़ जाए। गायब हुए 3,000 रुपए का इल्जाम तो वो पहले ही अपने सर ले चुकी थी। लेकिन आज जो हो रहा है उसे रोकने की आरती की सारी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही थी। अर्चित भी धनुष की वो ललकार सुनकर जैसे थोड़ा घबरा सा गया था। तब वो रुक कर बोला, क्या क्या मुझे तुझे डांटने का भी हक नहीं है? तेरा मामा होने के नाते मुझे पूरा हक है तेरे ऊपर चिल्लाने का और गुस्से में तुझे सजा देने का भी, अगर तू कोई गलती करता है तो। अर्चित अब पहले से ज्यादा गुस्से में आ चुका था, क्योंकि वहां खड़े घर के नौकरों और उसकी खुद की बीवी बच्चों के सामने धनुष ने उससे बदतमीजी की थी। अर्चित अपने बड़े हुए हाथ को वापस नहीं लाया, बल्कि उसने पूरे गुस्से से धनुष को मारने के लिए अपना हाथ आखिरकार घुमा ही दिया। लेकिन धनुष तो जैसे पहले से ही तैयार था। वो खुद को अर्चित के हाथ से बचाकर एक तरफ हो चुका था। लेकिन ये क्या, धनुष ने तो बड़ी फुर्ती से खुद को अर्चित के थप्पड़ से बचा लिया था। फिर ये चटक की आवाज कहाँ से आई? आवाज सुनते ही धनुष का दिल जैसे एक पल के लिए थम सा गया हो, क्योंकि जो चीख उसने उस थप्पड़ की आवाज की सुनी थी, आवाज उसके दिल में सिकसी रही थी। धनुष ने एक पल में ही देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। दरअसल जिस थप्पड़ से उसने खुद को बचाया था, वो हाथ उसके माँ के चेहरे से टकरा चुका था। और तभी धनुष को एहसास हुआ कि वो तो अपनी माँ से चिपका हुआ खड़ा था। और जिस फुर्ती से झुककर उसने खुद को बचाया था, तब तो स्वाभाविक था कि अर्चित का वो हाथ उसकी माँ आरती के चेहरे पर जाकर रुकना था। पश्चाताप, दर्द, क्रोध, आत्मदोष जैसी कई फीलिंग्स ने अचानक से धनुष को घेर लिया था।
धनुष का दिल दर्द से तड़प रहा था, क्योंकि अगर वो अपनी जगह से ना हटता तो निश्चित रूप से थप्पड़ उसी को पड़ता और उसकी माँ बच जाती। पर उसकी तेज तर्रारी की सजा आरती को मिल चुकी थी। धनुष के दिमाग में बिजली की तरह वो सीन दौड़ रहा था और वो खुद से ही कह रहा था, नहीं, ये नहीं हो सकता। जहां से मामा ने अपना हाथ घुमाया है, वहां से उनका हाथ मेरी माँ तक पहुंच ही नहीं सकता। हो ना हो, मेरे मुंह पर तमाचा मारने पर असफल होने पर मामा ने जानबूझकर अपने अपमान से फ्रस्ट्रेटेड होकर मेरी माँ को थप्पड़ मारा है। उसके बाद तो धनुष के पूरे शरीर में जैसे गुस्से की लहर सी दौड़ गई थी। वो अर्चित को ऐसे घूर रहा था जैसे आंखों से ही आग उगलकर अर्चित को वही जिंदा जला देगा। तभी उसका ध्यान अर्चित के चेहरे पर आई उस कुटिल मुस्कान पर गया, क्योंकि अभी थप्पड़ मारने के बाद अर्चित थोड़ा आगे झुका हुआ था और धनुष थप्पड़ से बचने के बाद थोड़ा नीचे झुका था। अर्चित की वो मुस्कान धनुष के दिल पर छुरी का काम कर रही थी। उसका दिल कह रहा था कि अपने शरीर की सारी हिम्मत जुटाए और अर्चित से भिड़ जाए। पर कहाँ दुबला पतला छोटा सा बच्चा धनुष और कहाँ उसके तकरीबन 6 फीट लंबे तगड़े मामा। कैसे लड़ पाएगा? धनुष अंदर ही अंदर अपने पूरे गुस्से को पी गया और फिर उसके पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। पर इसका यह मतलब नहीं था कि धनुष इस बात को भूल जाएगा कि उसके मामा अर्चित ने उसकी माँ आरती के मुंह पर तमाचा मारा था। और वो ही क्या, दुनिया की कोई भी औलाद अपने सामने अपने माँ बाप की ऐसी बेइज्जती को कभी नहीं भूल सकती। और यहाँ तो एक बेटे ने अपनी माँ को थप्पड़ खाते हुए देखा है, और वो भी अपनी वजह से। इस घटना ने धनुष को अपने मामा अर्चित और उसके पूरे परिवार का पूरी जिंदगी के लिए दुश्मन बना दिया था। धनुष का दुखी दिल खुद से ही कह रहा था, ना तो मेरे पास कोई भगवान का दिया आशीर्वाद है, ना ही मेरे पास कोई ऐसी मंत्रों की जादुई शक्ति है। फिर मैं कैसे इस भयंकर परिस्थिति का सामना कर पाऊंगा? धनुष अपने सामने खड़े वाइल्ड जायंट जैसे अर्चित को देखकर ये बात सोच रहा था, पर उसकी आंखों में अर्चित के लिए भयंकर नफरत भरी हुई थी। धनुष सोच रहा था, अब बहुत हुआ। उसकी गुस्से में लाल आंखें चमक रही थी। धनुष ने जो 10,000 साल उस अमृत्य संसार में बिताए थे, वहां उसने बहुत सी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की थी और वो इन कलाओं में परफेक्ट था। धनुष ने हजारों ऐसी मार्शल आर्ट की कला सीख रखी थी। धनुष को धुंधली सी हाथों की कलाओं की एक फॉर्म याद आ रही थी, जिसका नाम था आग की शक्ति, जिसका उपयोग इस तरह की सिचुएशन में किया जा सकता था। आग की शक्ति एक ऐसी कला थी जिसका यूज इमॉर्टल वर्ल्ड में अक्सर ही एनर्जी फॉर्मेशन के लिए किया जाता था। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसी थी। इसके लिए कोई बहुत बड़ी साधना की जरूरत भी नहीं थी और इसका उपयोग साधारण व्यक्ति भी कर सकता था। लेकिन ये कला इंसान के शरीर से कुछ एनर्जी जरूर लेती थी, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को कोई खास नुकसान नहीं होता था। हाँ, लेकिन आग की शक्ति प्रक्रिया की भी अपनी कुछ सीमाएं थी। ये बेशक यूजर के शरीर में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा भर देती थी, पर वो सिर्फ कुछ मोमेंट्स के लिए ही होती थी। धनुष को पता था कि वो अर्चित के सामने काफी कमजोर था, पर अगर वो अपने शरीर की सारी शक्तियों को इकट्ठा करे और अर्चित के ऊपर कोई नाजुक मौका देखकर हमला बोल दे, तो शायद अर्चित उसे संभाल ना सके। धनुष को अपने ऊपर एक भरोसा था कि इस तरह वो अपने मामा अर्चित से अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लेने में कामयाब हो सकता है। धनुष बहुत तेजी से सांस लेकर अपने अंदर एक ऊर्जा पैदा करता है और फिर एक तेज और कठोर आवाज में अपने मामा अर्चित से कहता है, मामा, तुम्हें किसने हक दिया मेरी माँ पर हाथ उठाने का? मैं तुमसे मेरी माँ की इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। धनुष को साफ दिखाई दे रहा था कि उसका मामा अर्चित को कोई भी दुख नहीं है उसकी माँ पर हाथ उठाने का। और उसकी माँ आरती तो बेचारी अभी तक ये समझ ही नहीं पा रही थी कि उसी के भाई ने आज उस पर हाथ कैसे उठा दिया। धनुष बहुत जोर से अर्चित के ऊपर चिल्लाया और उसकी ओर गुस्से में आगे बढ़ने लगा। धनुष जैसे बांस की लकड़ी तो अर्चित में से तकरीबन 1 दर्जन बन जाएंगे। वो अर्चित की ओर आंख दिखाता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तभी अर्चित उससे कहता है, अरे बेवकूफ गधे, तुझे लगता है मैं तुझसे डर जाऊंगा? अर्चित उसे अपनी ओर आता देखकर जोर से चिल्लाकर कहता है। उसे देखकर अर्चित सडनली मुस्कुरा उठा था। एक कठोर आवाज में अर्चित आगे कहता है, मैं तुझे अपने से बड़ों की इज्जत करना सिखाना चाह रहा था, पर तूने ही खुद को एक तरफ झुका लिया और मेरा हाथ गलती से तेरी माँ को लग गया। अगर तू इस बात के लिए किसी को दोषी ही ठहराना चाहता है, तो खुद को दोषी ठहरा। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है।
अर्चित ये कहकर चुप हो जाता है, पर उसके पीछे बैठी उसकी बीवी मानवी की तो जैसे बरसों की तमन्ना पूरी हो गई हो। मंद ही मंद अब भी मुस्कुरा ही रही थी। अर्चित चिल्लाते हुए जोश में अपना हाथ धनुष को उठाकर फेंकने के लिए उठाता है, पर तभी एक अजीब सी आवाज आती है, खटाक। और ये आवाज थी अर्चित के शोल्डर पर धनुष का हाथ टकराने की। अर्चित का शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। इससे पहले कि अर्चित दर्द में और चिल्ला पाता, धनुष ने जैसे उसके पेट का हिट बैग बना दिया हो। ऐसा लग रहा था कि अर्चित ने जो भी सुबह से खाया पिया है वो सब कुछ ही देर में उसके मुंह से बाहर निकल जाएगा। अर्चित दर्द से करहा रहा था, लेकिन धनुष तो जैसे पागल हो गया था। वो उसके पेट पर अपने दोनों हाथों से वार किए जा रहा था। अर्चित उससे अपने आप को बचा ही नहीं पा रहा था। अर्चित को इतना दर्द महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ ही देर में वो मर जाएगा। क्या अर्चित खुद को धनुष से बचा पाएगा? क्या होगा अगर अपनी माँ को लगे थप्पड़ के बदले में धनुष ने अर्चित का खून कर दिया तो? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी धाकड़ द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एपिसोड 4, तहकीकात। इतने भयंकर दर्द में अर्चित का सर डगमगा रहा था और उसके पैर जमीन से उखड़ने लगे थे। उसके हाथ इधर उधर हवा में कुछ ढूंढ रहे थे ताकि वो कुछ भारी चीज उठा सके और खुद को धनुष से बचा सके। अर्चित जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ, बचाओ, ये खूनी है, ये मुझे मार डालेगा। मानवी भी अपने पति का खून फर्श पर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। सिर्फ 3,000 रुपए के लिए लड़का खून तक कर सकता है। वहाँ जो कुछ हो रहा था वो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। अन्नू और तन्नू तो इतने डर गए थे कि ना तो उनके मुंह से कोई आवाज निकल रही थी और ना ही वो दोनों अपनी जगह से 1 इंच भी हिल डुल रहे थे। बस आंखें और मुंह फाड़ कर वो सब कुछ देख रहे थे। आरती भी भौचक्की सी वो सब कुछ देख रही थी। अर्चित बेहोश होने लगा था। बेहोश होते होते वो वहां मौजूद सभी लोगों की चीखें सुन रहा था। उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वहां मौजूद लोगों ने ये सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी बात पर हुआ विवाद इतना भयंकर रूप ले सकता है। घर में मौजूद लोग डरे सहमे से खून में सने हुए अर्चित और धनुष को देख रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक छोटी सी बात का इतना डरावना अंजाम होगा। सब लोग डर से चिल्लाने लगे थे। अर्चित की बीवी मानवी और उसके बच्चे अन्नू और तन्नू दोनों बहुत तेज रो रहे थे। बाकी के लोग भी इधर उधर भाग रहे थे। कोई पुलिस तो कोई डॉक्टर डॉक्टर चिल्ला रहा था। लोगों ने धनुष और अर्चित दोनों को उठाकर अलग अलग जगह पर लेटा दिया था। वहां फर्श पर बहुत खून फैल गया था। अर्चित तो दर्द में चिल्लाकर बेहोश हो चुका था और धनुष जैसे किसी बहुत बड़ी जंग से घायल होकर लौटा हो। किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन दोनों में कौन गलत था। अभी तक उन चुराए हुए 3,000 रुपयों का भी पता नहीं लगा था कि चोरी किसने की, इसलिए धनुष को भी जिम्मेदार ठहराना गलत था। और अर्चित जिसने धनुष की मां पर हाथ उठाया था, तो क्या एक बेटा ये बर्दाश्त कर सकता है जिसके सामने उसकी मां को किसी ने थप्पड़ मार दिया हो? वो अगर लड़ता नहीं तो क्या करता? आखिर कोई ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी मां के ऊपर कोई हाथ उठाए। कुछ ही देर में वहां मची उथल पुथल के बीच पुलिस की एंट्री हो जाती है। कुछ फालतू लोग तो पुलिस को देखते ही चुपचाप से वहां से खिसक जाते हैं। पुलिस के आते ही एक अजीब सी घटना हुई। अर्चित जो काफी देर से बेहोश पड़ा था, अचानक से उसके शरीर में न जाने कहां से थोड़ी सी जान आ गई और वो तेज तेज करहाने लगा। अर्चित ने जैसे ही धनुष को देखा, उसकी आंखों में वो सारा सीन फिर से चलने लगा जब धनुष उससे लड़ रहा था। चारों ओर कमरे में बहुत सारे पुलिस वाले आ चुके थे। अर्चित ने अपने आप को संभाला और एक नजर धनुष पर डाली, जिसे देखते ही अर्चित की आंखों में फिर से गुस्सा भर गया और वो चिल्लाकर पुलिस वालों से बोला, ऑफिसर, इस लड़के ने मेरे 3,000 रुपए चुराए हैं। मैं आपको इस लड़के को गिरफ्तार करने के